औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि ISSB के अंदर ग्रुप डिस्कशंस क्या होती हैं। एक्चुअली जो ग्रुप डिस्कशंस हैं ये भी इनडोर GTO टास्क का एक हिस्सा है, जिसमें आपको जो आपके ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर हैं वो आपको प्रॉपरली ये एक्सरसाइज करवाएंगे। ठीक है, आपका जो 8 से 10 लोगों का ग्रुप होगा, आपको एक रूम के अंदर बाकायदा से बिठाया जाएगा। उसी रूम के अंदर आपको उर्दू के भी टॉपिक्स दिए जाएंगे और इंग्लिश की भी टॉपिक्स दिए जाएंगे। तो ग्रुप के डिस्कशंस किस तरह करनी है, आपने इसका क्या तरीक़ाकार है और आपने किस तरह वहाँ पे अपने आप को परफॉर्म करना है, अपने आर्गूमेंट आपने किस तरह करने हैं। तो वहाँ पे जो GTO साहब होंगे, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर साहब, वो आपको बाकायदा से स्टार्ट होने से पहले इंस्ट्रक्शंस पास करेंगे कि आज का ये जो ग्रुप है वो इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेगा। जिस तरह के मैं आपको एक टॉपिक बता देता हूँ, जैसे आज का जो पहला टॉपिक है हमारा ग्रुप डिस्कशन का, आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हु प्लेज द इम्पॉर्टेंट रोल इन ग्रूमिंग ऑफ चिल्ड्रंस फादर और मदर। अब देखिए जी, बच्चों की जो तालीम व तरबियत है, उनकी जो ट्रेनिंग है, उनकी जो ग्रूमिंग है, उसमें सबसे ज़्यादा रोल किसका है। अब आपने ये करना है कि आपने वहाँ पे स्टांस एक लेना है, आपने कहीं भी डबल स्टांस या डबल आर्गूमेंट्स नहीं करने। आपके आर्गूमेंट्स कैसे होने चाहिए, आपका बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, आपका आई कांटेक्ट ग्रुप के साथ कैसा होना चाहिए, क्योंकि ग्रुप में आप एक राउंड शेप में बैठे होते हैं, तो आपका आई कांटेक्ट सबके साथ होना चाहिए। GTO साहब बिल्कुल एक कॉर्नर में पीछे बैठे होंगे, आपने उनकी तरफ नहीं देखना। वो अपना काम फाइल वर्क कर रहे होंगे, आपको ऑब्जर्व कर रहे होंगे, आपकी मॉनिटरिंग कर रहे होंगे, उनके साथ आपका कंसर्न नहीं है कि ग्रुप डिस्कशन में आप उनकी तरफ देखते रहें। आपको वो टॉपिक बाकायदा से बताएंगे और उसी टॉपिक को आपने डिस्कस करना है अपने तमाम जो आपके साथ के कैंडिडेट्स हैं, ग्रुप मेंबर्स हैं, उनके साथ। और वहाँ पे आप किसी का नाम भी नहीं पुकार सकते। वहाँ पे जब भी आपने किसी को कॉल करना है, किसी को बुलाना है, तो चेस्ट नंबर के साथ बुलाना है। चेस्ट नंबर 1, लिसन टू मी, चेस्ट नंबर 1, इट्स माई आर्गूमेंट। ठीक है, तो आप उसको कैसे स्टार्ट करेंगे। जैसे एक टॉपिक आज मैंने आपको बता दी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये अमूमन ISSB के अंदर इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशंस होती हैं और ग्रुप डिस्कशंस होती हैं। हु प्लेज द इम्पॉर्टेंट रोल इन द ग्रूमिंग ऑफ चिल्ड्रंस फादर और मदर। ये अपने पास नोट कर लें ताकि आप इसके ऊपर अपने आर्गूमेंट तैयार करेंगे। आज आपका टास्क ये है कि आपने इस टॉपिक की हक में और इस टॉपिक के फेवर, यानी कि फेवर और अगेंस्ट, दोनों सूरतों में आपने अपने कमेंट्स और आर्गूमेंट्स तैयार करने हैं। अब याद रखें, जिन आर्गूमेंट्स के ऊपर आपको ज़्यादा कमांड एंड कंट्रोल है, जिन आर्गूमेंट्स के बारे में आपके पास ज़्यादा नॉलेज है, जिस टॉपिक के बारे में, आपने उसको या तो फेवर करनी है या उसके अगेंस्ट जाना है। ये आपका अपना प्रोविज़न है। ठीक है, ये आपका अपना एक इख्तियार है और ये आप अपना प्रोग्रेटिव रखते हैं कि आपने फार जाना है या अगेंस्ट जाना है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं, जिस तरह के एक टॉपिक आ गया है, हु प्लेज द इम्पॉर्टेंट रोल इन द ग्रूमिंग ऑफ चिल्ड्रन फादर और मदर। अब देखें, एक बच्चे की तरबियत के अंदर वालिद का और वालिदा का, दोनों का एक किरदार बहुत अहम है। हम दोनों के किरदार से इनकार नहीं कर सकते। ठीक है, अब आपने करना ये है, जैसे फॉर एग्जांपल जो लोग मदर को फेवर करना चाहते हैं, तो वो बेशक मदर के हक़ में आप आर्गूमेंट्स दें। आप उसमें इस्लामिक रेफरेंसेस भी दे सकते हैं, आप कुरान पाक की आयत भी कोट कर सकते हैं। जिस तरह के आप ये भी आर्गूमेंट दे सकते हैं कि अल्लाह पाक ने जन्नत माँ के कदमों के नीचे रख दी है। माँ जो है एक बच्चे का एक ऐसा साथी है, एक ऐसा दोस्त है जो कि हर एक गम और परेशानी में उसके साथ खड़ी होती है। बच्चा अगर कोई काम गलत भी कर दे, शरारतें करे, कोई किसी किस्म की वो गलती कर दे, मिस्टेक कर दे, तो माँ हमेशा उसको ओवरलुक करती है और उसकी वो तरबियत करती है और उसको वो बताती है कि बेटा आपने ऐसा नहीं करना। ठीक है, ज़रा थोड़ा सा मैं आपको ये कह देता हूँ कि आप अपने बचपन के ऊपर, चूँकि बचपन की चीज़ें इतनी नहीं याद होती हैं, बंदा उस वक्त मैच्योर नहीं होता है, लेकिन कुछ जब आपको सूझबूझ आ जाती है, अकल आ जाती है, तो आपको चीज़ें अभी भी वो याद होती हैं कि बचपन में आप क्या करते थे और आपकी वालिदा आपको कैसे ट्रीट करती थी। ठीक है, बहुत कम ही कहीं आपकी वालिदा ने आपको थप्पड़ मारा हो, हल्का सा मारा हो, ठीक है, या डराया हो आपको। ठीक है, और हो सकता है वालिद साहब ने भी आपको डराया और न मारा हो। ये भी हो सकता है आपको बड़े ज़ोर की पनिशमेंट मिली हो और आपको वहाँ पे कॉर्पोरल पनिशमेंट मिली हो। ठीक है, और उसके बाद आप ठीक हो गए हो। तो ये जो वालिदैन के जो रोल है बच्चों की ग्रूमिंग है, वो अपनी जगह पे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपने मदर की फेवर में फॉर एग्जांपल आपने बोलना है, तो आपने सारे आर्गूमेंट्स मदर की फेवर में ही देने हैं और आपने बाकायदा चीज़ें जस्टिफाइड कहनी है। ठीक है, कि देखिए जी, माँ जो है ये एक ऐसा गार्डियन है जो कि हर वक्त अपने बच्चे की लुक आफ्टर करता है। बच्चा जो एक इमेच्योर होता है, अभी वो बेचारा हेल्पलेस होता है, छोटा सा होता है, उसको खाने पीने का और किसी किस्म के मैनर्स का कोई पता नहीं होता, उसको
सोने का टाइम, उसको कोई चीज़ खबर नहीं होती है, वो हर वक्त रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, तो माँ ही होती है जो उसको कंसोल करती है, माँ ही है जो उसकी फीडिंग करती है, उसको नहलाना, उसको धोना, उसको साफ़ करना, उसको अच्छे कपड़े पहनाना, ठीक है, और उसको जनाब ये सारा प्यार मोहब्बत के साथ वालदा करती है। तो वालदा का जो किरदार है ये कभी भी नहीं भुलाया जा सकता, ठीक है। दुनिया का बड़े से बड़ा कोई जालिम तरीन इंसान भी हो, शफाक तरीन भी इंसान हो, वो माँ की मोहब्बत से कभी इनकारी नहीं हो सकता। माँ की मोहब्बत एक ऐसी लाजवाल मोहब्बत है जो कि कभी ख़त्म नहीं हो सकती। मेरे पास कोई ऐसे मतलब ऐसी एग्जांपल्स नहीं है कि जिसमें ये बताया जाए कि किसी शफाक ने या किसी जालिम ने अपनी वालदा के साथ जुल्म किया हो। माशरे के अंदर 100 मिसालें हैं, हर किस्म के लोग होते हैं, लेकिन जहाँ तक जिस मज़हब में भी चले जाएं, दुनिया के जिस कोने में भी चले जाएं, इस दुनिया जब से तख्लीक हुई है तब से लेकर आज दिन तक माँ की मोहब्बत एक अनमोल है, वो एक लाजवाल है। उस रिश्ते से, उसकी मोहब्बत से, उसकी तालीम और तरबियत से, वो जो बच्चों की लुक आफ्टर करती है, उससे कोई इनकार कर नहीं सकता, ठीक है जी। अब ये चीज़ें क्या हैं, ये आपके फेवरेबल पॉइंट्स हैं, फेवरेबल आर्गूमेंट्स हैं जो कि आपने वहाँ पे देने हैं, अपने आर्गूमेंट्स करने हैं उस डिस्कशन के दौरान, ठीक है। आपने डिस्कशन के आदाब का ख्याल रखना है, किसी के ऊपर शाउट नहीं करना, किसी को गालम गलोच, लड़ाई झगड़ा, किसी को बुरा भला, ठीक है, किसी को गलत, लोग कहते हैं ना फलां मुशरिक है तो काफिर है तो ये है तो वो है, इस्लामिक टॉपिक्स भी आ जाते हैं। प्लीज़ ऐसी बातें आपने वहाँ पे नहीं करनी। वहाँ पे बड़ा एक अच्छा माहौल होता है, आप फोर्स के एक बाउंड्री वाल के अंदर बैठे होते हैं, तो आपने इन चीज़ों से अवॉइड करना है। जिस तरह सिविल में लोग एक दूसरे को डायरेक्ट ब्लेम करते हैं और पता नहीं क्या से क्या कहते रहते हैं, वहाँ पे आपने अपनी ज़बान के ऊपर कंट्रोल रखना है। अगर आपने ऐसी स्लिप ऑफ टंग की, वो चीज़ न सिर्फ आपके अगेंस्ट जाएगी बल्कि आपकी नॉट रिकमेंडेशन में भी अच्छा रोल प्ले करेगी। तो लिहाजा इन चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। एक टॉपिक था जो कि मैंने आपको बता दिया। आप देखें, मदर्स की लिमिटेशन है, मदर ने विद इन होम, विद इन बाउंड्री वॉल लेकर आपकी लुक आफ्टर करनी है, आपकी तरबियत करनी है। लेकिन सारी मदर्स हाउस वाइफ भी नहीं होती हैं, कुछ मदर्स जॉब्स भी करती हैं, गवर्नमेंट जॉब्स करती हैं, प्राइवेट जॉब्स करती हैं, कंपनी में जॉब्स करती हैं, मुख्तलिफ जगहों पे काम करती हैं। वहाँ से उनकी जो अर्निंग होती है, वहाँ से उनको जो सैलरी मिलती है, वहाँ पे जो भी उनकी इनकम होती है, उस इनकम की वजह से अपने बच्चों की एजुकेशन, उनकी क्वालिफ़िकेशन का ख्याल, उनकी बेडिंग, किटिंग, उनकी हर एक चीज़, फीडिंग का वो ख्याल करती हैं, ठीक है। तो वो वहाँ पे देखा जाए तो आपकी वालदा साहिबा जो कि एक हाउस वाइफ भी है, साथ में घर की सफाइयाँ सुथराइयाँ, खाना पीना पकाना, जो बर्तन धोने, वो सारे काम होते हैं घर के, जो डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं वो सारा रिजॉल्व करती हैं, और उसके साथ साथ वो जॉब भी करती हैं। उसका बड़ा डबल, एक ट्रिपल रोल हो जाता है। साथ आपकी तरबियत भी करती हैं, पूरी लुक आफ्टर करती हैं। आप अकेले नहीं हैं, आपके और बहन भाई भी हैं। वालिदैन के लिए सारे बच्चे एक नज़र में उनको देखते हैं, उनके लिए बराबर होते हैं। ये नहीं कि एक का ज़्यादा ख्याल करो, किसी का कम करो, वो फिर एक डिफरेंस पैदा हो जाता है, जो कि बच्चों की जो एक ग्रूमिंग होती है, उनकी जो पर्सनैलिटी होती है, उसके ऊपर उसका बड़ा बैड इफेक्ट होता है। अब देखिए, माँ एक लिमिटेड है, ठीक है, अप टू दी बाउंड्री वॉल ऑफ द हाउस, लेकिन कुछ माएँ बाहर जॉब भी कर रही हैं। और फिर आप ये भी आर्गूमेंट्स कर सकते हैं कि जो वालदा होती है, ठीक है, वो जो एक हाउस वाइफ होती है, उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, उसने सारी चीज़ें उसी के ऊपर रिलाई करके देनी होती है, जो कि उसके मियाँ या हस्बैंड लाते हैं कमा के। वो अपनी सैलरी की मद में वो चीज़ें लाते हैं, या अपने बिजनेस की मद में कोई चीज़ें लाते हैं, या कोई अपनी उनका कोई जॉब है, या कोई अपना वो कोई काम करते हैं, कोई उनका पेशा है, कोई उनका सोर्स ऑफ इनकम है। तो वहाँ से जब वो चीज़ें आती हैं तो वो सारी उनकी वो प्रॉपरली लुक आफ्टर भी करती हैं। तो ये आप वालदा के आर्गूमेंट्स हैं, ठीक है जी, जो आपने उनको देने हैं। अपने ग्रुप डिस्कशंस के अंदर आपने इन चीज़ों को अपने बड़े तसल्ली से आपने देखना है, और कोई किसी किस्म के डेरोगेटरी रिमार्क्स आपने नहीं पास करने, किसी शख्सियत के ख़िलाफ़, किसी पर्सनैलिटी के ख़िलाफ़, किसी भी फोर्स के ख़िलाफ़, किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के ख़िलाफ़। आपके अगर कोई ग्रीवांसेस हैं तो वो आपकी हद तक हैं। वहाँ पे एक ऐसी आप एक पब्लिक प्लेस पे बैठे हैं, आप अपने सिलेक्शन के मराइल में से गुजर रहे होते हैं, तो आपने इन चीज़ों से अवॉइड करना है, ठीक है। यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ अ गुड सिटीजन, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ अ वेल मैनर्ड। आपका आई कंटेक्ट, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका जो बोलने का अंदाज़ है, ठीक है, ये बहुत अच्छा होना चाहिए, इम्प्रेसिव होना चाहिए, और कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है जी। और फॉर एग्जांपल हम आ जाते हैं जी, फादर के फेवर में कोई बोलता है या कोई फादर के अगेंस्ट बोलता है, ठीक है। मतलब आपने हर किस ये नहीं कहना कि मेरे अब्बू जो है ना वो बड़े गुस्से वाले हैं, बड़ा मारते हैं, मार पीट करते हैं, वो सिगरेट नोशी करते हैं, वो नशा करते हैं, वो ये करते हैं, वो इस तरह की आप नेगेटिव रिमार्क्स आप पास न करें, ठीक है। फादर आपके फादर हैं, वो भी आपके लिए रिस्पेक्टेबल हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ वो करते हैं तो वो उनकी अपनी ज़ात के लिए है, ठीक है। अब वहाँ पे एक फ़ादर का आप रोल की बात करें कि एक ग्रूमिंग के अंदर वालिद जो होता है ये एक घर का निगरान होता है,
घर का एक सदर और वज़ीर आज़म होता है, उसने सारी चीज़ें लुक आफ्टर करनी होती हैं, उसने बजट मैनेज करना होता है, उसने पूरे घर का डिसिप्लिन इन ऑर्डर करना होता है, उसने हर एक बंदे की ज़रूरियात का ख्याल करना होता है, उसने आपको पिक एंड ड्रॉप देनी होती है, उसने आपको हर किस्म की सिक्योरिटी देनी होती है, ठीक है। और इस सिक्योरिटी के साथ साथ उसने मुख्तलिफ़ जगहों से अर्निंग करके अपनी सैलरी से, अपनी जहाँ जॉब करते हैं या कहीं बिज़नेस करते हैं या कहीं वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या कोई ज़मींदार हैं या कोई किसी प्रोफेशन से वो ताल्लुक़ रखते हैं, उस प्रोफेशन में से उन्होंने अपनी रिज़्क़ हलाल की कमाई में से आपकी तरबियत सिर्फ नहीं करनी होती, आपके बाकी बहन भाई भी हैं, आपकी पूरी फैमिली है, आपकी मदर हैं, उनकी पूरी उन्होंने लुक आफ्टर करनी होती है, उनकी एजुकेशन, उनका हर लिहाज से उन्होंने उनका ख्याल करना होता है। तो ये आप फेवरेबल आर्गूमेंट्स दे सकते हैं और पॉजिटिव आर्गूमेंट्स दें। कोई नेगेटिव ऐसा एलिमेंट कहीं भी आप शो ना करें जिसकी वजह से किसी की पर्सनैलिटी के ऊपर कोई दाग आता हो या कोई बार आता हो या उनके ऊपर कोई किसी किस्म का ऑब्जेक्शन रेज होता हो, तो आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। तो आज का जो टॉपिक था जो कि मैंने आपको बता दी है वो है हाउ टू ग्रूम द चिल्ड्रन। इसमें फादर रोल ज़्यादा प्ले करता है, मदर रोल प्ले करता है। तो आज का आपका ये काम ये है कि आपने दोनों के आर्गूमेंट्स तैयार करने हैं, आप फेवर में हैं, आप अगेंस्ट हैं, लेकिन आप दोनों आर्गूमेंट तैयार कर लें, ठीक है। और जो आर्गूमेंट समझते हैं कि आपके स्ट्रॉन्ग हैं, जो आपके लिए बहुत आसान है, वो आर्गूमेंट आप जाके अपने ग्रुप डिस्कशन के अंदर करें। दूसरा टॉपिक आप नोट करें जी, दूसरा टॉपिक है स्ट्रगल फॉर वुमेन्स राइट इज़ ऑब्लिगेटरी इन आवर कंट्री आर नॉट। कि औरतों के हकूक़ के लिए कोशिश करना, लड़ना, उसके लिए जदोजहद करना हमारे मुल्क के अंदर ये ज़रूरी है या नहीं है। तो ये आपने ज़रा देखना है कि इसके ऊपर आपके पास कितने आर्गूमेंट्स हैं और कितने कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स हैं। याद रखें, आपके जो आर्गूमेंट्स हैं, जो आपने वहाँ पे बातचीत करनी है या आपने जो दलाइल देने हैं, वो बड़े बड़े मुतल्लल अंदाज में, ठीक है, ताकि अगला सुनने वाला बंदा आपसे कन्विंस हो, ठीक है। और आपसे कन्विंस हो, जब आप ग्रुप में बात कर रहे होते हैं, आपने किसी के आर्गूमेंट कॉपी नहीं करने, और ना कहेंगे जीटीओ साहब तो कहेंगे यार ये तो सुन के बातें इधर से इधर बता रहा है, इसकी तो अपना व्यू नहीं है, इसकी तो अपनी कोई सोच नहीं है, इसकी अपनी कोई अप्रोच नहीं है। यू मस्ट हैव योर ओन व्यू, यू मस्ट हैव योर ओन अप्रोच कि आप इस बारे में क्या कहते हैं, आपके क्या ख्यालात हैं। लिहाजा आपके जो ख्यालात हैं, आपके जो आर्गूमेंट्स हैं, वो बिल्कुल वर्सटाइल होने चाहिए, वो बिल्कुल डिफरेंट होने चाहिए, और इतने डिफरेंट हों ताकि वो यूनिक हों, बिल्कुल यूनिक हों, और लोग सुन के कन्विंस हों, और जो ग्रुप मेंबर्स बैठे हैं वहाँ पे वो सुन के कन्विंस हों। और अल्टीमेटली जब आप कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स देंगे, ये टेबल टॉक हो रही है। देखें, आप एक आर्मी अफसर बनने वाले हैं, आप नेवी अफसर बनने वाले हैं, आप पाकिस्तान एयरफोर्स के एक कमीशन अफसर बनने वाले हैं। कल आपने सर्टन इश्यूज़ को आपने रिजॉल्व करना है, आपके यूनिट के मसाइल आपके पास आने हैं, आपके स्क्वाडन के, आपके विंग के और आपके बेस के मसाइल, और आपके हेडक्वार्टर के या ब्रिगेड के या आपके यूनिट और बटालियन के या आपके शिप के मसाइल आपके पास आने हैं। तो आपके पास टेबल टॉक करने के लिए इतना मैटर होना चाहिए और इतना आपका अच्छा अंदाज़ होना चाहिए कि आप अपने सीनियर के साथ बात करें, अपने जूनियर के साथ बात करें, या आपके जो हम मनसब हैं, जो आपके सेम रैंक्स वाले लोग हैं, उनके साथ इतने तरीके के साथ और आर्गूमेंटेटिव होकर बात करें कि आपकी बात के अंदर वज़न हो और आपकी बात को फिर माना जाए। जब आप किसी को कन्विंस कर लेंगे, अपने सीनियर को, अपने बॉस को, अपने कमांडर को, अपने इमीडिएट बॉस को, अपने सीनियर मोस्ट जो ऑफिसर हैं, उनको जब आप अपने आर्गूमेंट से कन्विंस कर लेंगे, तो अल्टीमेटली दिस इज़ योर सक्सेस। तो वहाँ पे ये देखा जाता है ग्रुप डिस्कशंस के अंदर कि अगर कोई एक ऐसा टॉपिक एक ग्रुप के अंदर आप आ जाता है, तो उसमें आपकी अप्रोच क्या होती है। क्या आपकी अप्रोच लॉजिकल है, क्या आपकी अप्रोच ऑप्टिमिस्टिक है, क्या आप नेगेटिव अप्रोच रखने वाले हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ पे एनालाइज हो जाती हैं, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी अ फ्यूचर कमांडर, यू आर गोइंग टू बी एन ऑफिसर, ठीक है। तो आपका जो आर्गूमेंटेशन का स्टाइल है, आपका जो एक बातचीत करने का अंदाज़ है और लोगों तक अपना मैसेज कन्वे करने का अंदाज़ है, वो एक बड़ा यूनिक होना चाहिए, ठीक है जी। और ये ग्रुप डिस्कशन में आप तैयार होकर जाएंगे, अच्छे आर्गूमेंट्स के साथ जाएंगे। अगर आपने किसी चीज़ को गलत भी प्रूव करना है ना, उसके अगेंस्ट आपने आर्गूमेंट देने, तो आप इतने अच्छे तरीके से आर्गूमेंट्स दें कि उसके अंदर डेरोगेटरी रिमार्क्स ना हो, किसी की इंसल्ट ना हो, खा वो इदारा है या खा वो कोई पर्सनैलिटी है, खा वो कोई इंडिविजुअल है, किसी के खिलाफ किसी पे गलत किस्म के जो रिमार्क्स हैं आप बिल्कुल पास न करें। जो पॉजिटिव है, जिसके अंदर रेक्टिफिकेशन चाहते हैं आप, ठीक है, उसके अंदर आप चाहते हैं कि इसमें बेहतरी हो, तो उसको बेहतर अंदाज के साथ आप बात करें। तो लिहाजा आपकी बात को फिर वज़न भी दिया जाएगा और आपकी बात का वेटेज भी होगा और आपकी बात को समझा भी जाएगा, सुना भी जाएगा और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी होगी। ये बात है कि आपके आर्गूमेंट्स कितनी वैल्यू रखते हैं, कितना मकाम रखते हैं। तो आज हम थोड़ा सा चलते हैं वुमेन के राइट्स के ऊपर कि वुमेन्स के राइट्स क्या हैं, ठीक है जी।
वुमन का राइट ये है कि उनको आज़ादी होनी चाहिए। आज़ादी इन द सेंस कि वो अपने जहाँ अच्छी एजुकेशन हासिल करना चाहती हैं वो अपनी अच्छी एजुकेशन हासिल करें, वो अच्छे अच्छे स्कूल्स में, यूनिवर्सिटी के अंदर वो डॉक्टर बनना चाहती हैं, वो इंजीनियर बनना चाहती हैं, वो साइंटिस्ट बनना चाहती हैं, वो कोई प्राइवेट अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहती हैं, जब वो कहीं आर्मी ऑफिसर, नेवी या एयरफोर्स में जाना चाहती हैं, जिस प्रोफेशन में जाना चाहती हैं उनकी आज़ादी होनी चाहिए, उनको सपोर्ट होनी चाहिए, उनकी फैमिली की तरफ से, उनके पेरेंट्स की तरफ से, उनको प्रॉपरली उनकी बजटिंग हो, उनकी लुक आफ्टर हो, उनके प्रॉपर जो वहाँ पे अखराजात हैं स्टडीज़ के, ठीक है, वो वहाँ पे फुलफिल होने चाहिए उनके पेरेंट्स की तरफ से, उनकी अपने राइट्स हैं। फिर इसके अलावा जो पाकिस्तान के अंदर फेडरल लेवल की जितनी जॉब्स हैं, जब पाकिस्तान के अंदर प्रोविंशियल लेवल की जितनी भी जॉब्स हैं उनके अंदर उनका कोटा होना चाहिए, उनकी बाकायदा से नुमाइंदगी होनी चाहिए और उनको प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए ताकि वो भी माशाल्लाह एक इस माशरे का हिस्सा हैं और उनके रोल के बगैर हमारा माशरा नामुकम्मल है, अधूरा है। तो हम ये आर्गूमेंट्स अपने पास कर सकते हैं। आप समझते हैं कि औरतों के हकूक़ नहीं होने चाहिए तो आप ऐसे कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स दें, ठीक है, तो जो सबको अच्छे लगें। जी लोगों को नहीं, जी औरतों को तो हकूक़ ही नहीं मिलने चाहते हैं, तो उनको हकूक़ मिल जाएंगे तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, एक नेगेटिव अप्रोच रखेंगे, वहाँ पे ना सतही सी बातें करेंगे और सरफिशल सी बातें करेंगे तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी। आपके GTO साहब भी आपसे बड़े वो डिससेटिस्फाई होंगे और जो ग्रुप मेंबर्स होंगे वो भी आपको अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। तो लिहाजा बार बार मैं कह रहा हूँ कि आपके जो लॉजिकल और जो कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स हैं हमेशा इन्हीं को वैल्यू किया जाएगा, इनको वेटेज दी जाएगी। आप फजूल किस्म की ओंगियाँ बोंगियाँ मारेंगे, ठीक है, आएँ बाएँ शाएँ करेंगे तो फिर आपको कोई वेटेज नहीं दी जाएगी। तो लिहाजा फिर ये देख लें जो ग्रुप डिस्कशन है ये कि आपकी सिलेक्शन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और लिहाजा इसके ऊपर आपने फोकस करना है कि आपने अच्छे तरीके से तैयार होकर जाना है और आप फार में जाएं या आप अगेंस्ट जाएं। आपके आर्गूमेंट्स बेहतरीन किस्म के और आइडियल किस्म के होने चाहिए। आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी मेरी बात। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अगले चैप्टर को, वो है जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है, दैट इज़ दी पर्सनल इंटरेस्ट आर प्रिवेलिंग ओवर आवर नेशनल इंटरेस्ट। कि हमारे जो ज़ाती मफादात हैं, हमारे कौमी मफादात के ऊपर वो प्रिवेल कर रहे हैं, वो लोग ज़्यादा उसको तरजीह दे रहे हैं अपने ज़ाती मफादात को। आपने इसके ऊपर देखना है कि हमें कौमी मफादात के ऊपर ज़ाती मफादात को तरजीह देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, ठीक है। अगर आप ज़ाती मफादात को तरजीह देते हैं तो फिर कौमी मफादात तो पीछे रह जाएंगे, फिर आप मुल्क व कौम के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सिर्फ आप यही चाहते हैं कि मेरे लिए सैलरी अच्छी हो, मेरा ऑफिस अच्छा हो, मेरा घर अच्छा हो, मेरी गाड़ी अच्छी हो, मेरी बड़ी लुक आफ्टर हो, मेरी फैमिली की लुक आफ्टर हो, मेरी बच्चों की लुक आफ्टर हो, और जहाँ पे मुल्क व कौम की बात है तो ठीक है जी, मुझे तो कोई पता नहीं उसके बारे में। तो ये एक बड़ी एक पेसिमिस्टिक अप्रोच है, ऐसी कहीं भी आपने अप्रोच ज़ाहिर नहीं करनी। और ये बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है, कि देखें आप नेशनल इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करना जा रहे हैं, एक आपका एक कौमी इदारा है, वो पाकिस्तान एयरफोर्स है, आर्मी है या नेवी है, ठीक है, उसने बहुत ही एक सेंसिटिव रोल प्ले करना है और प्ले कर रहे हैं, वो है आपके मदरलैंड का डिफेंस है, ठीक है। तो उसमें जनाब आप अपने जो जान है इसकी कुर्बानी को मद्देनज़र रख के आप जाते हैं कि मैंने अपनी जान की कुर्बानी देनी है अपने मुल्क कौम के लिए। जब भी मुझे बुलाया जाएगा, जहाँ भी खुश्की तरी हवाई फ़िज़ाई रास्ते से जहाँ भी जाने का हुक्म मिलेगा, क्योंकि ये आपके हलफ का हिस्सा होता है, वहाँ पे आप जाते हैं, ठीक है। आपको अपनी जान की परवाह नहीं होती है और आपको अगर अजीज़ होती है तो वो आपकी मुल्क की सिक्योरिटी अजीज़ होती है, उसको मद्देनज़र रख के जाते हैं। तो फिर वहाँ पे ना आपको गोली का डर होता है, ना आपको पानी का डर होता है, ना आपको हवा से नीचे गिरने का डर होता है, फिर किसी चीज़ का कोई डर नहीं होता। सिर्फ आपके दिल में खौफ खुदा होता है और अपने वतन की हिफाजत होती है, आप इस जज्बे के साथ जाते हैं। तो लिहाजा पर्सनल जो इंटरेस्ट है वो कोई वैल्यू नहीं रखते। पर्सनल इंटरेस्ट इस हद तक आपके होने चाहिए कि आपकी सर्वाइवल हो आपकी सर्वाइवल हो, आप रेस्पेक्टेबल तरीके से रहें, ठीक है। जो आपका एक ड्यू स्टेटस है वो आपको ज़रूर मिलना चाहिए, वो आपके पर्सनल बेनिफिट में आ जाता है, आपके पर्सनल इंटरेस्ट में आ जाता है, ठीक है। कि ऐसा भी तो मुमकिन नहीं है कि आप कहें जी बिल्कुल मेरे पास तो ऐसी कोई एग्जांपल नहीं है, नहीं जी मैं तो बिल्कुल सैलरी लेता ही नहीं हूँ, मैं तो कोई तनख्वाह लेता ही नहीं हूँ, मुझे तनख्वाह की ज़रूरत है, ठीक है। हर बंदा तनख्वाह लेता है। जब भी आप किसी जॉब में चले जाएंगे तो तनख्वाह लेना भी आपका राइट बन जाता है, क्योंकि आप काम कर रहे होते हैं, आप अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं, ठीक है। तो वो आपको लेना चाहिए। वो जो आपकी रेजिडेंस है, आपकी रहायश है, जो खाना पीना है, ठीक है, वो तो आपकी एक बेसिक राइट्स के अंदर आ जाता है, वो कोई वायलेट भी नहीं करेगा, वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। लेकिन जहाँ तक हमारे एक जो ज़ाती मफादात हैं
ٹھیک ہے، جن کا تعلق صرف ہماری ذات سے ہے، ملک و قوم سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کو پرائرٹی نہیں دینی چاہیے. ہمیں پرائرٹی دینی چاہیے تو اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دینی چاہیے. نیشنل انٹرسٹ اس لیے ہے کہ آپ کی نیشن ہے، آپ کا وطن ہے، آپ کا ملک ہے، آپ کی ملت ہے، تو سب کچھ ہے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے ہم پرائرٹی دیں گے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو. چوتھا ٹاپک ہے آج آپ کا ہماری ڈسکشنز کا، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اپنے پاس نوٹ کرتے جائیں. دی موومنٹ فار دی رائٹس آف وومن از امپوزنگ نیگیٹو افیکٹ آن سوسائٹی. دی موومنٹ فار رائٹس آف وومن، کہتے ہیں جی یہ جو تحریک چلی ہے عورتوں کے حقوق، عورتوں کو حقوق دلانے کی جو تحریک چلی ہے، اس سے کیا ہوا؟ از امپوزنگ نیگیٹو افیکٹ آن سوسائٹی. اس سے ہمارے معاشرے کے اوپر اس کا بڑا ایک نیگیٹو اثر پڑ رہا ہے، نیگیٹو امپیکٹ پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر آپ نے بتانا ہے کہ نیگیٹو امپیکٹ پڑ رہا ہے یا نہیں پڑ رہا. اگر پڑھ رہا ہے تو کیوں پڑھ رہا ہے، وہ کیا ریزنز ہیں، وہ کیا وجوہات ہیں، وہ کون سے آرگومنٹس ہیں، وہ آپ نے بتانے ہیں. کن وجہ سے نیگیٹو جو اثرات ہیں اس کے مرتب ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے کے اوپر. اگر اس کے نیگیٹو ایفیکٹس نہیں پڑ رہے ہیں تو آپ وہ بتائیں کہ جو نہیں پڑھ رہے ہیں. چوتھا یہ ٹاپک ہے. پانچویں ٹاپک اس کی آپ تیاری کریں، وائی ویسٹرن نیشنز آر مور ڈیولپڈ دین اس. جی، جو مغربی طاقتیں ہیں، جو مغربی اقوام ہیں، جو مغربی ممالک ہیں، وہ ہم سے زیادہ ترقی یافتہ کیوں ہیں؟ ہمارے مقابلے میں وہ ترقی یافتہ کیوں ہیں اور ہم ترقی پذیر کیوں ہیں؟ یہ بات آپ نے بتانی ہے. تو آپ سوچ رہے ہیں جی جو لوگ محنت کرتے ہیں، دن رات ہارڈ ورک کرتے ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر وہ محنت کرتے ہیں، دنیا کے ہر فیلڈ میں وہ دیانتداری کے ساتھ کام کرتے ہیں، ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہیں، ڈیوٹی کو ڈیوٹی سمجھتے ہیں، اور اپنے جو بھی ان کو فرائض دیے جاتے ہیں ان کو کما حقوق ادا کرتے ہیں، تو الٹیمیٹلی انہوں نے پراگریس ہی کرنی ہے، انہوں نے ترقی کرنی ہے. اور جو لوگ ان کا خیال نہیں کرتے، اپنی ڈیوٹی کا خیال نہیں کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں یا کوئی اور گڑبڑ کرتے ہیں، تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ اس کا لاس بھی ایک بڑا برا پڑے گا. نہ صرف ان کی اپنی شخصیت کے اوپر برا پڑے گا، اور الٹیمیٹلی اس کا جو رزلٹ ہوگا پورے ملک و قوم کے لیے وہ اچھا رزلٹ نہیں ہوگا. تو لہٰذا آپ نے اس بارے میں بھی اپنے آرگومنٹس تیار کر لینے ہیں. ٹھیک ہے، ویسٹرن کنٹریز جو کہ بالکل ویل ایڈوانس ہیں، جن میں UK ہے، USA ہے، جرمنی ہے، فرانس ہے، ٹھیک ہے، اور جو بڑے بڑے ممالک ہیں، چائنا ہے، جاپان ہے، ان کے آپ نام لے سکتے ہیں. اور ان کی وجوہات، ان کی ترقی کی وجوہات، بعض ایسے ممالک ہیں جو ہم سے بہت بعد میں آزاد ہوئی ہیں، لیکن انہوں نے اتنی محنت کی ہے، انہوں نے اتنا تندہی کے ساتھ کام کیا ہے کہ وہ ابھی بہت اچھے فہرست کے اندر چلے گئے ہیں، اور وہ ترقی پذیر سے ترقی یافتہ کے اندر انٹر ہونے والے یا ہو چکے ہیں. تو لہٰذا وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے وہ لوگ ترقی یافتہ بنے، اور وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم ابھی تک ترقی پذیر ہیں؟ یہ آرگومنٹس، یہ وجوہات، یہ ریزن، یہ جو مین کازز ہیں، یہ آپ نے اپنے مد نظر رکھنی ہے. ان کے بارے میں آپ نے اپنے آرگومنٹس تیار کرنے ہیں، اور بڑے کنونسنگ آرگومنٹس کے ساتھ. ٹھیک ہے، آپ نے چیسٹ نمبر سے پکارتے ہوئے آپ کی جو بیٹھی وہاں پہ ساتھی ہیں، کینڈیڈیٹس ہیں، ان کو آپ نے ان چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے، اور کوشش یہی کرنی ہے کہ آپ نے لیڈ کرنا ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے، انٹرفیئر نہیں کرنا، وہاں پہ جھگڑا نہیں کرنا، کسی کے ساتھ آپ نے بدتمیزی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ یہ ہاتھا پائی والا کام نہیں کرنا. وہاں پہ بھائی یہ باتیں نہیں چلتی ہیں. وہاں پہ آپ نے بڑے ڈیسنٹ، ڈگنیفائڈ اور ویل مینڈ اور ویل ڈسپلنڈ انوائرمنٹ کے اندر بیٹھتی ہوئی آپ نے بات چیت کرنی ہے، تاکہ آپ کے GTO صاحب جو ہیں اور آپ کے جو باقی دوست ہیں وہ آپ سے کنونس ہوں اور آپ سے امپریس ہوں. ایکچولی یہی آپ کی پرسنالٹی ہے. یہ اصل میں جو آپ کی جو ہے نا یہ زبان، یہی جب کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سونے کی دکان ہے یا لوہے کی دکان ہے، کیا ہے. اس سے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی زبان کیا ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ جو آپ نے بات چیت کرنی ہے، جو بھی آپ نے ڈسکشنز کرنی ہے، وہ بڑے ویل مینرڈ، بڑے پولائٹ انداز میں، بڑے ہی کنونسنگ آرگومنٹس کے ساتھ، آئی کانٹیکٹ کو مینٹین کرتے ہوئے، اپنی باڈی لینگویج کا آپ نے استعمال کرتے ہوئے ان چیزوں کو آپ نے وہاں پہ ڈسکس کرنا ہے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے، واٹ از دی ریزن آف ڈیٹوریشنز آف مورل ویلیوز ان آور سوسائٹی. جی، واٹ از دی ریزن، کیا وجوہات ہیں، واٹ آر دی ریزنز، وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ تباہی اور بربادی ہو رہی ہے ہماری اخلاقی اقدار کی معاشرے کے اندر. آج ہم نے وہ چیزیں ڈسکس کرنی ہیں جن کی وجہ سے ہمارا جو مورل ویلیوز ہیں، ٹھیک ہے، وہ ڈیٹوریٹ ہو رہی ہیں. آپ نے اس کے اوپر اپنے ٹاپک کے آرگومنٹس تیار کرنے ہیں کہ ہماری مورل ویلیو کس سے افیکٹ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ کون کون سے ایسے کام ہیں، وہ کون کون سے ایسے مس ڈیڈز ہیں اگر ہم کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے مورل ویلیوز جو ہیں وہ ڈیٹوریٹ ہوتی ہیں، وہ خراب ہوتی ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر وہ جو ایک امپیکٹ ہے وہ بہت برا پڑ جاتا ہے. 7 نمبر پہ آ جائیں جی. ایک اگلا آپ کا ٹاپک ہے، فٹ بال از چیپر دین کرکٹ.
فٹ بال جو ہے کرکٹ کے مقابلے میں سستا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ سارے کھیلنے والے ہوتے ہیں اور ایک آپ کے پاس فٹ بال ہوتا ہے، نہ آپ کو بیٹ کی، نہ کٹ کی، نہ وکٹس کی، نہ بالز کی ضرورت پڑتی ہے کہ ایک ہی فٹ بال ہوتا ہے، کوئی اس کو ادھر سے کک مارتا ہے، کوئی ادھر سے کک مارتا ہے اور کھیل رہے ہوتے ہیں گراؤنڈ کے اندر، ٹھیک ہے. وہ چیپر ہے یا نہیں چیپر ہے؟ وائی گورنمنٹ آف پاکستان از ناٹ برنگنگ اپ اے ہیلدی انوائرمنٹ فار دس گیم، کہ فٹ بال کے لیے کیوں کوشش نہیں کی جا رہی؟ ٹھیک ہے جی، فٹ بال کے لیے ہماری گورنمنٹ سطح پہ کیوں کوشش نہیں کی جا رہی؟ اس کے اوپر جو آرگومنٹس ہیں وہ آپ نے تیار کرنے ہیں. ٹاپک نمبر 8 تیار کر لیں آپ، دیٹ از دی کازز آف ٹیررزم ان پاکستان. کازز آف ٹیررزم ان پاکستان، کہ پاکستان میں دہشت گردی کی کیا کیا وجوہات ہیں وہ آپ نے بتانی ہے، کہ ٹیررزم کیسے پھیلتا ہے، کیوں پھیلتا ہے، کن وجوہات کی وجہ سے پھیلتا ہے، اور ان کی سد باب ریمیڈیل میئرز کیا ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے اس کے اوپر بھی آپ نے اپنے آرگومنٹس کی تیاری کرنی ہے. تو نواں ٹاپک ہے ریزنز آف ان امپلائمنٹ ان ایجوکیشن اور پاورٹی. ٹھیک ہے، کہ ہمارے جو ریزنز آف ان امپلائمنٹ، بے روزگاری کی کیا وجوہات ہیں، یا تو وہ ہماری تعلیم ہے یا ہماری غربت ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے بتانے ہیں. جو تعلیم کے حق میں بولیں گے وہ اس کے آرگومنٹس دیں گے، جو پاورٹی کے حق میں بولیں گے تو وہ اس کے آرگومنٹس دیں گے. تو لہٰذا آپ نے اس ٹاپک کو بھی تیار کر لینا ہے. ٹھیک ہے جی، اور دوسرا جو آخری ٹاپک ہے آج کا وہ آپ تیار کر لیں، وہ ہے جی دا ریزنس فار انکریزنگ جو ٹاپک نمبر 10 ہے، دینی مدارس آر پلئنگ این امپارٹنٹ رول ان ایجوکیٹنگ پور چلڈرن بٹ دیئر امپریشن از ناٹ گڈ. واٹ اسٹیپ شوڈ بی ٹیکن ٹو امپروو دیئر امپریشن. جو ہمارے دینی مدارس ہیں، نو ڈاؤٹ ان کا بہت اچھا کردار ہے. ٹھیک ہے، دینی تعلیم کے اندر وہ اپنا بہت اچھا کردار ادا کر رہے ہیں اور غریب بچوں کو وہ تعلیم دے رہے ہیں، بٹ دیر امپریشن از ناٹ گڈ. لیکن جہاں پہ ایک مدرسے کا پڑھا ہوا بچہ ہے اور جہاں پہ ایچیسن اور کیڈٹ کالج کا جو پڑھا ہوا بچہ ہوگا، ان کا جو وے آف تھنکنگ ہوگا وہ بالکل ڈفرینٹ ہوگا. ٹھیک ہے، اس طریقے سے ان کا امپریشن ڈاؤن ہو رہا ہے. نو ڈاؤٹ اس کو 6 کلمے بھی آتے ہوں گے، نماز، با ترجمہ، جنازہ اور ساری چیزیں، دین کی ساری چیزیں اس کو پتہ ہوں گی، حافظ قرآن بھی ہوگا، حدیث بھی اس نے پڑھی ہوگی. ٹھیک ہے، ساری چیزیں ماشاءاللہ اس نے سیکھی ہوں گی. لیکن جہاں پر جدید علم ٹیکنالوجی کی بات آئے گی تو وہاں پہ وہ بچہ اتنا اچھا پرفارم نہیں کر پائے گا، چونکہ وہاں پہ اس کو انوائرمنٹ نہیں دیا جاتا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ان کا امپریشن کیوں ڈاؤن ہوتا ہے، اچھا امپریشن نہیں ہے. اور کون کون سے سٹیپس ہیں جو کہ دینی مدارس ہیں ان کو لینے چاہیے اس اچھے امپریشن کو بنانے میں، اور برے امپریشن کو کرب کرنے، اس کو ختم کرنے میں ان کو کون کون سے وہ جو رول ہیں وہ پلے کرنے چاہیے. اگلا ٹاپک جی آپ نوٹ کر لیں، شوڈ وی ریکگنائز انڈیا ایز اے ریجنل پاور اور ناٹ. ہمیں انڈیا کو ایک ریجنل پاور، علاقائی ایک سپر پاور ماننا چاہیے، طاقت ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے؟ اس کے اوپر آپ نے اپنے آرگومنٹس دینے ہیں. ٹھیک ہے جی، اگر ماننا چاہیے تو کیوں ماننا چاہیے، اگر نہیں ماننا چاہیے تو کیوں نہیں ماننا چاہیے، اس بارے میں آپ کے کیا دلائل ہیں. انتہائی آپ نے اچھے انداز میں، مدلل انداز میں، فیکٹ اینڈ فگرز دیتے ہوئے آپ نے بات، اگر فیکٹ اینڈ فگرز پہ بات کریں گے تو وہ بہت زیادہ اچھی ہوگی اور اس کو زیادہ ویٹیج بھی دیا جائے گا اور امپریس بھی ہوں گے. اگلا ٹاپک ہے نمبر 13، اسلام گیوز دی میسج آف پیس بٹ وی آر مرڈرنگ ون another. ڈسکس. ہمیں جو ہمارا مذہب ہے یہ امن اور محبت کا درس دیتا ہے، لیکن کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں اور بالکل ایک دوسرے کو معاف نہیں کر رہے اور ناحق خون بہا رہے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ اس کے اوپر بھی آپ نے ڈسکس کرنا ہے. اس کی جو آپ فار اور اگینسٹ جو بھی آرگومنٹس ہیں وہ آپ نے تیار کر لینے ہیں. نمبر 14 پہ آ جائیں، ہاؤ کین وی انکاؤنٹر ویسٹرن اینڈ انڈین میڈیا. مغربی میڈیا اور جو ہندوستان کا میڈیا ہے اس کو ہم کس طریقے سے انکاؤنٹر کر سکتے ہیں، یہ بھی آپ نے اس کے بارے میں آپ نے اپنے آرگومنٹس تیار کرنے ہیں. 15 نمبر ٹاپک پہ آ جاتے ہیں، وہ ہے از انڈیا سنسیئر ان سارک، اف ناٹ دین وٹ اسٹیپ شوڈ بی ٹیکن. سارک ہے ساؤتھ ایشین ایسوسیشن آف ریجنل کوآپریشن، یہ ایک تنظیم ہے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر آپ نے دیکھنا ہے کہ کون کون سے آرگومنٹس ہیں وہ آپ دینا چاہتے ہیں اور کون کون سے سٹیپس آپ ریکمینڈ کرتے ہیں تاکہ اس سے بہتری آئے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھے آج کے جو ڈفرینٹ ٹاپکس تھے جو کہ میں نے آپ کو بتا دیے. ان کو آپ اچھے طریقے سے تیار کر لیں. امید ہے انشاءاللہ آپ سارے جو رولز ہیں ڈسکشنز کے جو کہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں ان کو آپ فالو کریں گے اور انشاءاللہ آپ اچھی طریقے سے پرفارم کر پائیں گے. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.